नमस्कार। कुछ वर्षों पहले प्रसार भारती के प्रमुख ने इमरजेंसी से संबंधित अपने आर्टिकल में इस ऐतिहासिक कलंक को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने के सुझाव का जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि जिस तरह स्कूलों में स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरह बच्चों को स्वतंत्र भारत के काले इतिहास से भी परिचित होना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि आपातकाल के दौर में संविधान को किस तरह तोड़ा और मरोड़ा गया, किस प्रकार संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित सभी प्रमुख संस्थाओं पर प्रहार करके पूरे देश में दमन चक्र चलाया गया। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आपातकाल जैसी अंधेरी परछाई को याद करने की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर यही है कि आवश्यकता है और सख्त आवश्यकता है। आवश्यकता है उससे सबक लेने की और निरंतर जागरूक रहने की। जून महीना या 26 जून का दिन आते ही पुरानी पीढ़ी के लोगों में इसकी याद ताज़ा हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इस देश और समाज के साथ साथ मीडिया की याददाश्त धुंधली होती जा रही है। आज समाचार पत्र अपने मुख्य पृष्ठ पर इमरजेंसी का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं समझते और कई तो इस संबंध में कोई जानकारी तक नहीं देते और कुछ समाचार पत्र इसे ऐसे ही कामचलाऊ ढंग से अंदर के किसी पन्ने में धकेल देते हैं। जबकि आपातकाल का काला अध्याय तो ऐसा विषय है कि इस पर भी विभाजन की तरह ही किताबें छपनी चाहिए। स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आपातकाल की घटना स्वतंत्र भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो देश या व्यक्ति इतिहास से प्रेरणा नहीं लेता वो अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश में 3 बार इमरजेंसी लगी। इसमें पहली बार इमरजेंसी अक्टूबर 1962 में चीनी हमले के समय लगी थी और दूसरी बार दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी हमले के समय लगाई गई थी। दोनों बार किसी को संदेह नहीं था कि इसमें इमरजेंसी लगाने की नीयत नेक थी, जबकि जून 1975 में दूसरी इमरजेंसी जारी रहते हुए भी आंतरिक इमरजेंसी के नाम से नई इमरजेंसी लगाने की घोषणा बेहद गलत इरादों से की गई थी। इस इमरजेंसी के साथ पहली बार खबरों पर सेंसर लगाते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। यदि दूसरी इमरजेंसी के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त कई अधिकारों के दुरुपयोग का विपक्ष ने खुलकर विरोध किया होता, जो उसे करना चाहिए था, तो शायद 1975 वाली इमरजेंसी जैसी नागवार स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। स्वतंत्र भारत में पहली बार इमरजेंसी की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। देश की उत्तरी सीमा पर पंचशील समझौते को तोड़ते हुए चीन के अचानक विशाल पैमाने पर विश्वासघाती हमले के कारण अफरा तफरी मच गई थी। भारत पर वास्तव में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक अध्यादेश जारी कर इमरजेंसी की उद्घोषणा की थी और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू भारत रक्षा कानून का समावेश कर दिया गया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की तत्कालीन सरकार ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर कोई आघात नहीं किया था और ना ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू करके अपनी कमजोरियों और नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, जैसी कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने कार्यकाल में की। 1962 की इमरजेंसी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाए जाने का कुछ विपरीतदर्शी तत्वों ने दुरुपयोग भी किया और सरकार की गलतियों की खुली आलोचना प्रत्यालोचना प्रेस में और हर जगह बेधड़क होती रही और नेहरू ने अखबारों की आलोचनाओं को सहन किया। इंदिरा गांधी की सरकार की इमरजेंसी के दौरान किसी भी गलती या चूक की कड़ी आलोचना करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दरअसल आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री को इतनी ज़बरदस्त आलोचना सहन नहीं करनी पड़ी थी जितनी पंडित नेहरू को करनी पड़ी। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में विक्षोभ और विपक्षी दलों और प्रेस के विरोधी स्वर के कारण
पंडित नेहरू को अपने चहेते वामपंथी रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ा। इमरजेंसी हो या कोई संकटकालीन स्थिति हो, नेहरू प्रेस की आज़ादी में किसी भी प्रकार की दखल के विरुद्ध थे। यह इमरजेंसी 10 जनवरी 1968 तक लागू रही थी। इसके बाद दूसरी इमरजेंसी की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश युद्ध के कारण की गई। किसी ने भी पहली इमरजेंसी के समान इस दूसरी इमरजेंसी की नेक नियति और असलीपन पर संदेह व्यक्त नहीं किया गया था। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद इसे लंबे समय तक जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। 1971 की इमरजेंसी के दौर में बांग्लादेश युद्ध की समाप्ति के बाद अगले साल शिमला समझौता, कई राज्यों में आम चुनाव और जम्मू कश्मीर में तनाव घट जाने के कारण इमरजेंसी जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इमरजेंसी के नाम पर सरकार ने अनेक अधिकार अपने हाथ में समेट लिए थे और यह स्थिति जोखिमपूर्ण थी। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि विपक्षी दलों ने यथास्थिति बनाए रखने का कोई विरोध भी नहीं किया। इसे विपक्ष की लापरवाही और दायित्वहीनता ही कहा जाएगा। लेकिन जो कार्य विपक्ष ने नहीं किया वह प्रेस ने कर दिया। इंदिरा गांधी की शिकायत थी कि प्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। यद्यपि प्रेस का एक बड़ा काम सरकार को सावधान करना भी है। भारतीय समाचार पत्रों ने 1962, 1965 और 1971 में राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता का प्रदर्शन भी किया था और अपने हितों को देश हित पर न्योछावर भी कर दिया था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाचार पत्रों के एक वर्ग ने इस प्रकार की मिशन भावना का परिचय नहीं दिया था। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय प्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का समर्थन करते हुए बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया था। भारतीय प्रेस ने 1971 की इमरजेंसी को, जो अंततः 1975 में दोहरी इमरजेंसी के साथ 1977 तक जारी रही, लागू होने के 6-7 महीने बाद ही हटाने की मांग शुरू कर दी थी, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। एक ऐसे समय में जबकि देश में शांति और सहजता विद्यमान थी, आपातकाल की उद्घोषणा को बनाए रखना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। यह नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसके अलावा आपातकाल की उद्घोषणा को चुपचाप स्वीकार कर लेने से भविष्य में किसी भी सिद्धांतहीन सरकार द्वारा उसके दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता था और यह आशंका सत्य सिद्ध हुई। आपातकाल बनाए रखने की अविरोध सहमति से अगले 3 वर्ष में एक सिद्धांतहीन सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इंदिरा शासन काल के उस दौर में विपक्ष की निष्क्रियता के विपरीत प्रेस लगातार इमरजेंसी जारी रखने की जोखिम और खतरों का उल्लेख करता जा रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक द मदरलैंड ने अनडाइंग इमरजेंसी टाइटल से 24 अगस्त 1973 को लिखा था कि कोई 20 महीने पहले भारत पर पाकिस्तानी हमले के परिणाम स्वरूप आपातकाल की उद्घोषणा की थी और उसके बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और देश के सामने कोई बाहरी खतरा नहीं हो रहा है। फिर जिस ढंग से आपातकाल और उसकी बदनाम संतति भारत रक्षा कानून का उपयोग ऐसे मामलों में कर रही है जिनका भारत की रक्षा से दूर तक भी कोई वास्ता नहीं, उससे स्पष्ट है कि ये एक विडंबना है। अनेक बार भारत रक्षा कानून का उपयोग महंगाई विरोधी आंदोलन जैसे मामलों में भी किया जा रहा है, नर्सों के विरुद्ध किया जा रहा है, भले उनकी मांगे कुछ भी हो। वास्तव में यह अत्यंत खेदजनक है। लेकिन इसका भारत की रक्षा से क्या वास्ता? युद्ध काल में उठाए जाने वाले कदम यदि शांति काल में भी जारी रखें तो वे लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं। प्रेस के बार बार के ध्यानाकर्षण और चेताने के बावजूद सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में यह प्रश्न उठता ही है कि इस दौरान विपक्ष अपने दायित्व का कितना पालन कर रहा था। वर्ष 1975 आते आते यह मामला फिर से उठा। यह एक दिलचस्प बात थी कि उस वर्ष नई इमरजेंसी लगने से कोई 3-4 महीना पहले वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत का एक लेख छपा था
जिसमें इमरजेंसी लागू रहने पर सख्त ऐतराज जाहिर किया गया था। उन्होंने नव भारत टाइम्स में 9 मार्च 1975 को लिखा था कि दुर्भाग्य यह है कि जनता को इस बात का पूरा एहसास भी नहीं है कि 1971 में लागू आपातकालीन स्थिति से केंद्र सरकार ने कितने अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं, और यह भी कि वह बिना नोटिस दिए किस हद तक उनका इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, आखिर कुछ दिन बाद ऐसा कर भी दिया गया। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने कलम की एक नोक से जिस तरह संविधान के परखच्चे उड़ा दिए, क्या उसका अंतर्ज्ञान इस पत्रकार को पहले ही हो गया था? इंदिरा गांधी की नई इमरजेंसी का सबसे ज़्यादा खामियाजा प्रेस को ही भुगतना पड़ा। प्रेस ने जो आशंका व्यक्त की थी वह सही साबित हुई। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा और खूंखार प्रहार प्रेस पर ही किया। विपक्ष चाहता तो इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता था। बड़ा मुद्दा तो यह था ही, सरकार को घेर कर उसे इमरजेंसी हटाने के लिए मजबूर किया जा सकता था, लेकिन विपक्ष ने इस दिशा में कोई कारगर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं समझी। यदि 1971 में लगाई गई इमरजेंसी को बिना वजह वर्षों तक जारी नहीं रखा जाता, तो इंदिरा गांधी इतनी आसानी से जून में नई और झूठी इमरजेंसी नहीं लगा पाती और ना ही उतना आतंक मचा पाती। इंदिरा गांधी ने यह देख लिया था कि बाहरी हमले के नाम पर 1971 में लगाई गई इमरजेंसी का कई बार गलत उपयोग करने के बावजूद विपक्ष कोई विरोध नहीं कर रहा था। इस कारण उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि पुरानी इमरजेंसी में नई इमरजेंसी को मिलाकर किसी भी तरह से वो अपनी गद्दी बचाने के लिए कई कठोर कदम उठा सकती हैं। इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी, लेकिन साहस कब दुस्साहस बन जाता है यह तो छलांग लगा देने के बाद ही पता चलता है। यह बड़ी अजीब बात थी कि विपक्ष ने इमरजेंसी हटाने पर कोई जोर नहीं दिया, जबकि संसद के अधिवेशन के दौरान उन्हें इमरजेंसी वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देना चाहिए था। उन्हें सरकार से पूछना चाहिए था कि इस दौरान आखिर ऐसे कौन से कदम हैं जो सरकार सामान्य कायदे कानूनों के अंतर्गत उठा सकने में असमर्थ है। और सरकार विपक्ष के इस ढीले ढाले रवैये को अच्छी तरह भांप चुकी थी। इसीलिए जुलाई 1973 में ही संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के लिए गृह मंत्रालय ने एक नोट तैयार किया था। इंदिरा गांधी के विरुद्ध गैर कम्युनिस्ट विरोधी दलों का ढीला ढाला गठबंधन बेअसर सिद्ध हुआ। इमरजेंसी हटाने का अभी वक्त नहीं आया। यह वक्त अपने आप कभी नहीं आया। इसके 4 वर्ष बाद यह वक्त तब आया जब इंदिरा गांधी को ही हट जाना पड़ा। इतने बड़े और बड़ी आबादी वाले देश में कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। उसकी आड़ में सरकार के हाथ में नागरिक स्वतंत्रता के और मौलिक अधिकारों के दमन के लिए इतने व्यापक अधिकार नहीं दिए जा सकते थे। यदि जयप्रकाश नारायण 1974 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते, तो हमेशा से बिखरे रहने वाले गैर कम्युनिस्ट विरोधी दल अपने बलबूते क्या कर पाते या क्या नहीं, इसकी सहज कल्पना तो की ही जा सकती है। जयप्रकाश ने इन राजनीतिक दलों से कहा भी था कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो आप सबको जेल में इकट्ठे होने की नौबत आ जाएगी। परंतु विपक्षी दलों ने उनकी यह बात नहीं मानी और अंततः इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डालकर इकट्ठा कर ही दिया। जेपी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।